क्या आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए। प्रणाम सारिका जी। और कौन कौन जुड़ा है? सारिका जी एक। ठीक है। एक बार सभी स्टूडेंट आ जाए, जितने भी स्टूडेंट है एक बार आ जाए। अभी पेपर 1 की हमारी 30 क्लास है। इससे पहले हमने 5 क्लास जो है ले ली है। हम शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है और जितना हमने कल पढ़ा था उससे आज हम आगे पढ़ेंगे। हम संवेग पढ़ रहे थे और स्थायी भाव, इसके बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। कल हमने स्थायी भाव के बारे में पढ़ा। स्थायी भाव की विशेषताएं पढ़ी थी हमने कल। स्थायी भाव संवेगों के रूप को निश्चित करता है। स्थायी भाव में संवेग निहित होते हैं और स्थायी भाव व्यवहार को नियंत्रित एवं प्रेरित करता है। इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी कि स्थायी भाव वो भाव होते हैं जो जीवन में हमें हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो स्थायी भाव यानी कि जो किसी का स्वभाव, हम कहते हैं कि किसी का स्वभाव प्यारा है, वो हमेशा इस सबसे प्यार से बात करता है, तो ये क्या होते हैं, उनके स्थायी भाव होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति जो हमेशा ही चिड़चिड़ापन करता है, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति है जिसे कभी भी मिलो तो वो क्रोध ही करता है, तो ये उनके क्या हो गए, स्थायी भाव हो गए। इस प्रकार से स्थायी भाव होते हैं। एक बार सभी जो भी स्टूडेंट आए एक बार मैं देख लेता हूँ कमेंट। निधि जी क्लास में आ चुके हैं। सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए। तो हमने कल स्थायी भाव पढ़ा था। स्थायी भाव वो भाव होते हैं जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, उसे हम बदल नहीं सकते। वो स्थायी भाव ही हमारे व्यवहार को नियंत्रित भी करते हैं और प्रेरित भी करते हैं। नियंत्रित कैसे करते हैं? अगर किसी का स्वभाव ही चिड़चिड़ा है या फिर क्रोध क्रोध वाला है, तो वो उसके व्यवहार में चला जाता है कि हमेशा वो क्रोध से बात करेगा सबसे, इसलिए उसके व्यवहार में भी वो क्रोध आ जाएगा। इससे उसके जो मित्र हो गए या फिर फैमिली हो गई, उससे उसका जुड़ाव हो जाएगा, वो सबसे अलग हो जाएगा। अगर वहीं पर आपका स्थायी भाव अगर स्नेह वाला है, प्रेम वाला है, तो आपसे लोग कनेक्ट करेंगे, जुड़ेंगे। तो स्थायी भाव का व्यवहार के साथ संबंध होता है और उसी वही स्थायी भाव आपके व्यवहार को भी कंट्रोल करता है कि आप अगर एक एक स्नेहपूर्ण व्यक्ति है तो आपका व्यवहार कैसा होगा कि सभी से अच्छे से बात करना। उस व्यवहार के कारण आपके जो दोस्त ज्यादा बनेंगे, आपके मित्र ज्यादा बनेंगे। तो इस प्रकार से स्थायी भाव व्यवहार को नियंत्रित करता है और प्रेरित भी करता है। प्रेरित कैसे करता है? जैसे किसी का स्वभाव ही है कि वो प्यार से बात करता है सभी से, तो वो प्रेरित, उसकी प्रेरणा क्या बनेगी, सबसे अच्छी बात करना। उससे उसे सबकी दोस्ती मिलेगी, उसके दोस्त ज्यादा होंगे, जहां भी जाएगा तो उसे अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। तो उसे प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा मिलेगी कि इस स्वभाव से, जो मेरा अच्छे स्वभाव से मुझे बहुत जगह पर सम्मान मिलता है, तो वो प्रेरित भी होगा कि मेरे स्वभाव के कारण मुझे आज कुछ मिल रहा है, आज मुझे लोग जानते हैं, लोग मुझे अच्छा मानते हैं। तो ये व्यवहार, एक भाव के कारण ही हम उससे हमारे प्रेरणा मिलती है। और स्थायी भाव में संवेग निहित होता है। जैसे जो स्थायी भाव है उससे ही जो है संवेग, संवेग में क्या आता है, जैसे क्रोध, जो इंस्टेंट हमारे इमोशंस होते हैं उनका कनेक्शन जो है स्थायी भाव से होता है। अगर किसी का है, समझिए कि उसका उसका चिड़चिड़ापन है ही, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, तो अगर उसके सामने अगर आप देखिए कि उसकी अगर एक कोई चीज घूम जाए, या फिर आप आपके हाथ से अगर किसी की, उस व्यक्ति के अगर कोई वस्तु टूट जाए, तो वो चिड़चिड़ा आदमी कैसे करेगा, आप पर चिल्लाना शुरू करेगा। तो ये चिल्लाना क्या होगा, संवेग हो गया। स्थायी भाव क्या है उसका, चिड़चिड़ापन उसका स्थायी भाव, उसमें समय क्या आ गया कि वो चिल्लाना शुरू कर दिया, आपको उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दिया। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, स्थायी भाव और संवेग। ठीक है।
हम यहाँ पर आगे देख रहे थे स्थायी भाव व्यक्तित्व के आधारभूत तत्व है। तो किसी के व्यक्तित्व को जानने के लिए उसका स्थायी भाव जानना महत्वपूर्ण है। जैसा उनका स्थायी भाव होगा उसी प्रकार का जो है उसका व्यक्तित्व होगा। अगर कोई क्रोधीला व्यक्ति है तो उसका स्थायी भाव अगर क्रोधीला है, वो गुस्सा करता है हमेशा, तो उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही है, हमेशा गुस्सा करना। जब जहां देखो किसी कारण हो या ना हो, लेकिन वो गुस्सा करेगा। अगर आप उससे अच्छी बात भी करो तो भी वो क्रोध करेगा, उसको बुरी बात करो तो भी क्रोध करेगा, उसका क्योंकि उसका स्थायी भाव ही वही है। अगर कोई शांत व्यक्ति है तो उससे आप क्रोध में भी बात करो तो वो भी आपको शांत कर देगा, क्योंकि उसका स्थायी भाव वही है। तो ये स्थायी भाव उसके व्यक्तित्व में झलकता है। जिसका जैसा व्यक्तित्व होता है वैसा ही उसका स्थायी भाव होता है, और जैसा उसका स्थायी भाव होता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व भी होता है। यह संयोगों के कारण अर्जित संस्कार है। ये संवेग यानी कि इमोशन, जो हमारे इंस्टेंट इमोशन हमारे बीच में आते हैं, तो संयोगों के कारण ये अर्जित संस्कार है। अर्जित संस्कार का अर्थ क्या होता है? जिसे हमने अर्जित किया हो, यानी कि जो हमें जन्मजात ना मिलता हो उसे अर्जित कहा जाता है। जिसे हमने मेहनत से जो लिया हो तो उसे अर्जित संस्कार कहा जाता है। यह जन्मजात नहीं होता। जो जन्मजात नहीं होता, जिसे हम अर्जित कर, जैसे आपने शिक्षा अर्जित की, जैसे आपने ग्रेजुएशन परीक्षा पास करके आपने बीए किया, तो ये क्या है? बीए किया, आपने क्या किया? अर्जित किया। वो जन्मजात आपके पास डिग्री नहीं थी। जो हम पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, या फिर जो भी चीज हम हासिल करते हैं उसे अर्जित कहा जाता है। अपनी मेहनत से जिसे हासिल किया जाता है उसे अर्जित कहा जाता है। तो संवेगों के कारण अर्जित संस्कार कहा जाता है इसे स्थायी भाव को, और ये जन्मजात नहीं होते। मूल प्रवृत्तियों के साथ स्थायी भाव का पारस्परिक व अनुगामी संबंध होता है। तो मूल प्रवृत्ति जो होती है उसका किसके साथ संबंध होता है? स्थायी भाव से। वही बात फिर से आ रही है, मूल प्रवृत्तियां जो हमारी होती है उसका संबंध स्थायी भाव से होता है। तो हमारे जैसा स्थायी भाव होगा उसे ही हमारी प्रवृत्तियां होंगी। तो इसका निर्माण और विकास अनुभव के फलस्वरूप होता है। तो स्थायी भाव का निर्माण कैसे होता है? निर्माण और विकास अनुभव, जैसे हमारे अनुभव हुए वैसा हमारा जो है निर्माण होता है। अगर हम ऐसे परिवार में पलते हैं जहाँ पर अहिंसा अगर हो, अहिंसा अहिंसा की बातें होती हो, तो जो बच्चा है वो, उस परिवार का बच्चा, वो भी हिंसा को जो है त्याग देगा। वो एक हिंसक व्यक्ति नहीं हो सकता अगर परिवार में ऐसे पालन पोषण हो। तो उसका अनुभव क्या रहा जीवन में? जब से वो उसने जन्म लिया, अपने आस पास में अपनी फैमिली में देखा कि अहिंसा पर महत्व ज्यादा दिया गया, तो वो अहिंसक व्यक्ति बन जाएगा। तो ऐसे ही उसका स्थायी भाव अहिंसा की तरफ झुक जाएगा धीरे धीरे। स्थायी भाव वो चरित्र और व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करने में सहायक होता है। तो स्थायी भाव किसके किसके निर्माण में सहायक होता है? स्थायी भाव एक तो चरित्र निर्माण में और व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करने में सहायक होता है। तो जैसा हमारा स्थायी भाव होगा उसी स्थायी भाव से रिलेटेड जो हमारा चरित्र डेवलप होगा, हमारा कैरेक्टर डेवलप होगा, उसी प्रकार का हमारा व्यक्तित्व होगा, उसी प्रकार से लोग हमें देखेंगे। तो ये स्थायी भाव का किस किस से संबंध है? स्थायी भाव का संवेगों से संबंध है, स्थायी भाव का चरित्र से संबंध है, और स्थायी भाव का व्यक्तित्व से संबंध है। इतना है आपको समझना है, ज्यादा इसमें मुश्किल कुछ है नहीं। ठीक है। आज लाइव क्लास में भी बहुत कम स्टूडेंट आए हैं। संजय जी, अनुष्का जी, सिंह जी, ठीक है। सभी सभी लोग एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पर। स्थायी भाव का शिक्षण में महत्व। अब स्थायी भाव का शिक्षण में महत्व क्या है? शिक्षण और अभिभावक स्थायी भाव को विकसित करके विद्यार्थियों, शिक्षक और अभिभावक, शिक्षक यानी कि टीचर, यानी अभिभावक यानी कि आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता। तो टीचर्स एंड पेरेंट्स स्थायी भाव को विकसित करके विद्यार्थियों के नैतिक विकास में सहायता कर सकते हैं। शिक्षक द्वारा आत्मसम्मान की स्थायी भाव को विकसित किया जाना चाहिए। तो शिक्षक द्वारा क्या किया जाना चाहिए? शिक्षक द्वारा आत्मसम्मान स्थायी भाव को विकसित किया जाना चाहिए। और ये आत्मसम्मान किसका आत्मसम्मान? विद्यार्थी का। तो विद्यार्थी का आत्मसम्मान डेवलप कौन करता है? एक शिक्षक कक्षा में। तो एक शिक्षक अपने विद्यार्थी का आत्मसम्मान
एक जागरूक करे कि खुद का एक अस्तित्व निर्माण करे विद्यार्थी का, कि विद्यार्थी का एक अस्तित्व है, वो भी एक इंसान है और उसका एक आत्मसम्मान भी है। तो जिसके पास उसका आत्मसम्मान मर जाता है, वो दुनिया में उसके साथ अच्छा हो या बुरा हो उसे फर्क नहीं पड़ता। तो आत्मसम्मान होना जरूरी होता है। तो ये आत्मसम्मान जागरूक करना एक विद्यार्थी के अंतर्गत, क्योंकि बचपन से आत्मसम्मान नहीं होता, आत्मसम्मान धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे जैसे आपके पास उपलब्धियां बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपका आत्मसम्मान भी बढ़ता जाता है। लेकिन वो आत्मसम्मान अहं नहीं होना चाहिए, अहं की भावना नहीं होनी चाहिए, अहंकार, ईगो। जो ईगो कहते हैं ना, आत्मसम्मान अलग है और जो ईगो होता है ना वो अलग होता है। जो ईगो होता है, अहं की भावना होती है, अहं की भावना जो होती है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट कहा जाता है इसे। तो इसका विकास कौन करता है? एक शिक्षक करता है। यह स्थायी भाव किसी भी विद्यार्थी या बच्चे के चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। तो ये जो आत्मसम्मान का जो भाव है, ये किसी भी विद्यार्थी या बच्चे के चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक होता है। आत्मसम्मान हर व्यक्ति का होता है और हर व्यक्ति में आत्मसम्मान होना ही चाहिए, और इसका निर्माण एक शिक्षक करता है कक्षा में, क्योंकि जन्मजात आत्मसम्मान नहीं होता किसी के पास। तो आत्मविश्वास या आत्मविश्वास के साथ आत्मसम्मान जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे आपको खुद पर आत्मविश्वास होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ या फिर मेरा भी अस्तित्व है, ये आत्मविश्वास जब आपका प्रबल होता है तब धीरे धीरे आप में आत्मसम्मान आ जाता है। जैसे जैसे आपकी उपलब्धियां बढ़ती है उसके साथ भी आपका आत्मसम्मान भी बढ़ता जाता है। तो आत्मसम्मान अच्छी बात है, लेकिन उसे कंट्रोल करना भी आपको आना चाहिए। आत्मसम्मान को आपको ईगो की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। आपके आत्मसम्मान को, आत्मसम्मान और ईगो में अंतर होता है। ये इसमें एक छोटी सी लाइन होती है आत्मसम्मान और ईगो में। ईगो यानी घमंड करना, अपनी उपलब्धियों पर घमंड करना। तो जैसे कोई कोई बड़ा उपलब्धि ज्ञानी व्यक्ति है, तो वो अगर घमंड करे कि मेरे पास बहुत नॉलेज है और दूसरों को ये नीचा दिखाए कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम अनपढ़ हो, गंवार हो, तुम्हें ये बात नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा अगर कोई व्यक्ति कहता है तो वो उसका ईगो हो गया। लेकिन आत्मसम्मानी व्यक्ति क्या कहेगा? आत्मसम्मानी व्यक्ति कहेगा कि हाँ मेरे पास नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज परिपूर्ण नहीं है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी भी एक विद्यार्थी हूँ, मैंने इतना इतना सीखा है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, या फिर आपको क्या आता है, ये ऐसी जो बातें करता है उसमें आत्मसम्मान होता है। यानी कि अपने पास जो नॉलेज है उसका तो सम्मान करना है, लेकिन उसका घमंड नहीं करना आपको। तो ये होता है आत्मसम्मान, और दूसरा होता है ईगो, उसमें अंतर है। तो शिक्षक को आत्मसम्मान डेवलप करना है, ईगो नहीं। विद्यार्थी के अंदर ईगो नहीं डालना, उसके अंदर आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट डालना है। क्योंकि सब दूसरों की रिस्पेक्ट हम तो करते हैं, लेकिन खुद की रिस्पेक्ट भी करना हमें आना चाहिए, क्योंकि हम भी एक व्यक्ति, हम भी एक मानव है। सामने वाला जैसे ह्यूमन है वैसे हम भी एक ह्यूमन है। खुद का सम्मान भी करना महत्वपूर्ण है, सम्मान करना महत्वपूर्ण है, ईगो करना नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको सभी को क्लियर हो गई होगी। जी सिंह जी, सही कहा, सभी आ गए। तो एक बार मैं आपको एक बात आज थोड़ी बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे जैसे हमारी क्लास होती है, क्लास के बीच में अगर मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना हो या फिर कोई मुझे काम आ जाए इम्पोर्टेंट, तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। वो स्लाइड आपके लाइव क्लास के अंदर आएगी। तो उसका अर्थ यही होगा कि आपको जो थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, वो एक आपको एक स्लाइड दिखा देता हूँ कि अगर बीच में अगर ब्रेक आ जाए तो आपको लाइव क्लास से नहीं जाना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होगा। तो ये इस प्रकार से होगा। जो है इस प्रकार से जो है ऐसा, अगर मुझे कोई बीच में अगर इम्पोर्टेंट काम आ गया तो ये ऐसा आपको एक स्लाइड दिखेगा। इसका मतलब आपको कहीं जाना नहीं है, आपको थोड़ी देर रुकना है, क्योंकि एक या 2 मिनट के बाद में क्लास वापस आ जाऊँगा। ठीक है, इस प्रकार से एक स्लाइड होगा।
तो बस ये आज एक बार मैंने दिखा दिया, जिससे आपको जो है पता चले कि अगर आने वाली किसी कक्षा में अगर अगर मुझे कोई काम आ जाए इम्पोर्टेंट, एक दो मिनट का, तो ये स्लाइड ऑन हो गया ऐसे ब्रेक टाइम जैसे, तो आपको रुकना होगा, कहीं जाना नहीं है, कम से कम 5 मिनट के अंदर ही आ जाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये आपको एक बार पता होना चाहिए, इसलिए मैंने एक दिखा दिया आपको। हम फिर से क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, वो समझ गए आप स्लाइड कैसे आएगी, ब्रेक टाइम की स्लाइड। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र। महापुरुष कौन है देश के? देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र। अभी आप सभी लोग कमेंट कीजिए, कौन से महापुरुष आपको लगते हैं देश के, जिनका चरित्र आपको पढ़ना चाहिए या फिर सबको मालूम होना चाहिए। एक दो नाम बताइए मुझे महापुरुषों के देश के, जिससे आप भी आदर्श ग्रहण करते हैं जिनसे। 2-3 नाम आप कमेंट कीजिए। देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र, देश का इतिहास व साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। देखिए, साहित्य का अध्ययन केवल आर्ट्स के स्टूडेंट या फिर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी नहीं, सारे फैकल्टी के विद्यार्थियों को साहित्य पढ़ना चाहिए। साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य जीवन निर्माण करता है, साहित्य में दर्शन शास्त्र निहित होता है। जो फिलोसॉफी होती है ना, फिलोसॉफी हमारे साहित्य के अंतर्गत ही आती है। हमारे साहित्य के अंतर्गत जो हम उपन्यास पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, उसमें फिलोसॉफी होती है। तो फिलोसॉफी हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, और साहित्य भी, जिससे हम हमारा जीवन, आने वाले पीढ़ी का जीवन भी सुधार सकते हैं। जी, आप किसी ने कमेंट नहीं किया? एक दो महापुरुषों के नाम कमेंट नहीं किया आपने? देश में कोई महापुरुष था या नहीं, या फिर आप सभी भूल गए? कोई एक तो नाम बताओ, कोई महापुरुषों के नाम किसी को पता नहीं है? इसके द्वारा विद्यार्थियों में देश प्रेम का स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो ये किसके बारे में पॉइंट्स आ रहे हैं? ये सभी स्थायी भाव के बारे में बात हो रही है। तो स्थायी भाव का शिक्षा में महत्व, उसके पॉइंट्स है ये। जी, निधि जी ने कहा भीमराव अंबेडकर जी, संजय जी ने स्वामी विवेकानंद जी। तो ये देश के महापुरुष है। और भी कोई बताए जो आप पर्सनली जिनसे प्रेरित होते हो? गांधी जी, सीमा जी ने गांधी जी का नाम लिया है। और कोई बताएगा? महापुरुषों के नाम पूछे जाए तो एक दो तो नाम आपको याद होने चाहिए। सारिका जी ने महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी और भीमराव अंबेडकर जी, जो महापुरुष है हमारे देश के, जिन्होंने देश निर्माण में बहुत सहायता की है, इन सभी ने। तो इनके चरित्र आपको जो है पता होने चाहिए, कम से कम इनका क्या क्या योगदान रहा देश में। तो इससे ये क्या है, ये क्यों जरूरी है? जिससे आपका जो देश प्रेम जागृत हो, देश प्रेम का स्थायी भाव उत्पन्न हो। ये किसके स्थायी भाव के अंतर्गत आएगा? देश प्रेम। देश प्रेम का स्थायी भाव उत्पन्न निर्माण करने के लिए विद्यार्थी के अंतर्गत देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र, देश का इतिहास और साहित्य का अध्ययन कराना चाहिए। तो आपके अंतर्गत देश प्रेम आए। देश प्रेम से क्या होगा? देश प्रेम से बहुत सी बातें हैं। जैसे देश, हमारा देश जो है भारत, वो बहुत बड़ा है, दुनिया में 7 नंबर पर आता है अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो, और जनसंख्या के आधार पर 2 नंबर पर आता है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, क्योंकि चाइना में लोकतंत्र नहीं है, वहां पर मार्क्सवाद है। इसलिए दुनिया का लोकतंत्र यानी कि जनता की सत्ता, देश पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ी जनता की सत्ता कहाँ पर है तो भारत में है। और भारत ऐसा देश है जहां पर इतने 28 राज्य है, उसमें हर राज्य की अपनी जो राज्य भाषा है, और इतने हमारे पास 100 से ज्यादा बोली भाषा होंगी हमारे देश में, छोटी छोटी बोली भाषा जिसे लिखा भी नहीं जाता। इतनी परंपराएं, इतनी विविधता है हमारे। लेकिन इन सभी को एकत्रित रखना, एकजुट रखना, ये पॉसिबल नहीं है इतना आसान से, जब तक हम महापुरुषों के जीवन चरित्र, हमारा देश का साहित्य इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, विद्यार्थी के अंदर अगर देश प्रेम हम नहीं जगाएंगे,
तो क्या होगा, हमारे ये जो देश इतना बड़ा है, जो अखंड भारत है हमारा, जो जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड है, वो टूट जाएगा। क्योंकि हमारी सबकी भाषा अलग है, सबकी कल्चर अलग है, सब इतने सारे धर्म है, दुनिया में जितने धर्म है सारे धर्म भारत में आते हैं। दुनिया में जितनी भाषा है वो उसमें से सबसे ज्यादा भाषा भारत में बोली जाती है। इतनी विविधता हमारे बीच होने के बावजूद भी हमारा देश एकत्रित है। क्यों साथ में चल रहा है? क्योंकि हमारे देश में देश प्रेम की भावना है कि भारत एक देश है। अगर ये भावना अगर हम बच्चों के मन में आने वाली पीढ़ी के अंदर नहीं डालेंगे तो ये देश टूट जाएगा। देश के अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, भाषा के नाम पर, समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो इसे साथ रखने के लिए हमें इन महापुरुषों का जीवन हमें विद्यार्थियों को बताना होगा, उनके स्थायी भाव में उसको डालना होगा। तो सबके स्थायी भाव में एक देश प्रेम का स्थायी भाव जो है आपके अंदर पहले से ही आपके शिक्षकों ने बचपन से ही डाला। इसीलिए आप जब क्लास में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, सबसे पहले प्रार्थना होती है, देश प्रेम की प्रार्थना होती है। पहले राष्ट्रगान जो हमारे सारे स्कूलों में सबसे पहले राष्ट्रगान शुरू किया जाता है। राष्ट्रगान हर रोज गाया जाता है। क्यों? इससे देश प्रेम की भावना हमारे अंदर रहे, हम एक देश है ये भावना हमारे अंदर रहे। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो ये शिक्षा में कैसे महत्वपूर्ण है ये आप समझ गए। तो इसके बाद इसके द्वारा अच्छी आदतों का निर्माण होता है, जिससे अनुशासन, आचार विचार एवं व्यवहार को संतुलन बनाने में सहायता मिलती है। तो इससे क्या है, अच्छी आदतें लगती है आपको अगर अच्छे देश प्रेम की बातें, अच्छी बातें बताई जाए तो आपको अच्छी आदतें लगेंगी, आपके जीवन में अनुशासन आएगा। जैसे अगर आप भगत सिंह का उदाहरण लेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी का उदाहरण लेंगे, अगर उनका जीवन चरित्र आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में अनुशासन आएगा। आचार विचार के लिए आप पढ़ सकते हैं गांधी जी का, तो फिर अंबेडकर जी का, इनका सबका जो उनसे आपके विचार डेवलप हो जाएंगे। ये यूं इनका जो आचार विचार एवं व्यवहार को संतुलन बनाने में सहायता मिलती है, इससे स्थायी भाव से। और इस स्थायी भाव कौन निर्माण करता है? विद्यार्थी के अंतर्गत शिक्षक। तो अभी हम यहाँ पर एक टेबल है जिससे हम स्थायी भाव और संवेग, इसके अंतर्गत क्या भेद है दोनों में क्या अंतर है ये पढ़ेंगे इस टेबल में। इधर इस साइड स्थायी भाव है और दूसरी तरफ संवेग है। इस तरफ स्थायी भाव और दूसरी तरफ संवेग है। तो स्थायी भाव के अंतर्गत क्या है? एक मानसिक संरचना है और एक प्रकार का स्थायी संस्कार है। तो स्थायी भाव क्या है? जो स्थायी होता है, जो जन्म से मृत्यु तक एक तरीके से जिसे बदला नहीं जा सकता, और जो परमानेंट होता है, फिक्स घर बना कर रहता है आपके दिलो दिमाग में, वो स्थायी भाव है। जिसका पक्का मकान है आपके दिमाग के अंतर्गत, आपके मन के अंतर्गत, जो भी आप समझते हो, दिल, दिमाग या मन, उसके अंतर्गत जो है इसका पक्का मकान है स्थायी भाव का। ये कहीं निकलने नहीं वाला, यहीं पर रहेगा आपके साथ। ठीक है। वही संवेग क्या है? मानसिक क्रिया है जो कि नव अस्थायी प्रकृति की होती है। तो नव अस्थायी, स्थायी नहीं है यहाँ पर, अस्थायी यानी कि जो परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर के लिए आते हैं वो अस्थायी होते हैं। और स्थायी क्या होते हैं? जो कभी नहीं जाते। तो 9 प्रकार की अस्थायी प्रकृति की होती है, इसकी अनुभूति कुछ समय के लिए होती है। तो संवेग क्या होता है? समय, थोड़े समय के लिए। तो संवेग के उदाहरण क्या है? जैसे जैसे समझिए कि अगर एक लड़का है, ए नाम का एक लड़का है और बी नाम का एक लड़का है। तो ए नाम के लड़के ने बी नाम के लड़के का जो खिलौना जो है तोड़ दिया, तो इस बी नाम के लड़के को क्या होगा? गुस्सा आएगा और ये इसे मारेगा ए को। तो ये जो प्रक्रिया है ये संवेग में आती है। लेकिन ये क्या उसे पूरी जिंदगी भर मारता रहेगा? नहीं। कितना मारेगा? 5 मिनट मारेगा, 10 मिनट मारेगा, फिर छोड़ देगा। तो ये जो 5-10 मिनट के लिए इसके अंतर्गत जो उत्पन्न हुआ उसे संवेग कहते हैं, जो कम समय के लिए आता है। और इस संवेग के पीछे जो है एक स्थायी भाव होता है। जैसे क्रोध, घृणा, ये जो स्थायी भाव होते हैं उससे ये गुस्सा जो है, संवेग वाला गुस्सा बाहर निकल के आता है। और संवेग अस्थायी होता है, थोड़े समय के लिए आता है, और जिसके पीछे एक स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आगे
मानसिक संगठन का एक अंग है। स्नायु विन्यासों की एक संगठित अवस्था है। मानसिक संगठन यानी कि हमारे मन के अंदर के संगठन, यानी कि ग्रुप, संगठन का अर्थ ग्रुप होता है। एक मानसिक संगठन है, इसमें क्या होता है, हमारे जो भी भाव होते हैं हमारे, जैसे हमारे नवरस होते हैं वैसे ही हमारे स्थायी भाव होते हैं, नवरसों में स्थायी भाव होते हैं ना, वही स्थायी भाव जो हमारे स्थायी भाव होते हैं हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत, वही स्थायी भाव यहाँ पर भी काम करते हैं उसी प्रकार, जो जो हमारे स्थायी भाव है। और उसमें संवेग में क्या आएगा, जो अस्थायी होते हैं। संवेग अनुभव का तत्व है या कार्य करने की एक प्रणाली। तो संवेग क्या है, अनुभव का तत्व है, जो हमें अनुभव होता है, तत्काल अनुभव होता है सामने, उसकी एक प्रणाली है। ठीक है, अर्चना जी, पूर्वा जी, स्नेहा जी, जितने भी लोग आए हैं उनको प्रणाम। अभी हम अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि क्या है, ग्रोथ, अभिवृद्धि एवं विकास, विकास या डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो अभिवृद्धि में क्या है, किसी भी व्यक्ति में होने वाले स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि में व्यक्ति के केवल एक पक्ष अर्थात उसके बाहरी शरीर पक्ष को शामिल किया जाता है। व्यक्ति के बाहरी शारीरिक पक्ष में होने वाले सभी सकारात्मक परिवर्तन जिन्हें हम देख सकते हैं, साथ ही माप सकते हैं और तोल सकते हैं, उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। तो अभिवृद्धि शब्द थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए हमें उसे ग्रोथ से जो है समझेंगे, अंग्रेजी शब्द से, क्योंकि अंग्रेजी शब्द ग्रोथ, इससे थोड़ा जल्दी आप समझ पाओगे। तो अभिवृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है, कि हमारे जो बाह्य शरीर की, जो बाह्य शरीर का विकास होता है। बाह्य शरीर का विकास क्या है, कि जैसे आपने जब जन्म लिया था तो आप जो एकदम छोटे से बालक थे, ऐसे छोटे से, एक हाथ में, मम्मी के हाथ में, आपके मम्मी के हाथ में जो है आप आ जाते थे, इतने छोटे थे, है ना। जब आपने जन्म लिया तो आप छोटे से थे, लेकिन धीरे धीरे जो है आप बड़े हो गए, बड़े हो गए, लंबे हो गए, चौड़े हो गए, आपका वजन बढ़ गया, आप 100 किलो को हो गए, खा खा कर, कोल्ड ड्रिंक पी पी कर, मैगी खाकर, है ना। आजकल बहुत वजन बढ़ रहा है बहुत लोगों का, तो आप 100 किलो के हो गए। पहले तो 2-3 किलो के थे। कितने होते, 5 किलो के होते बच्चे, किसी को पता है कितने होते, जब जन्म हम लेते तब कितने किलो के होते हम। अभी तो बहुत से लोग 60-40 किलो के हो जाएंगे, 40 के होंगे, कुछ 60 के होंगे, कुछ 70 के होंगे आसपास। तो ये क्या है, 5 किलो से आपका जो 40 किलो वजन बढ़ा, जो आपकी 2-3 फुट की हाइट थी, जो 6 फीट की हो गई, 5 फीट की हो गई, इसे ही अभिवृद्धि कहते हैं, इसे ही ग्रोथ कहते हैं, जो बाहर से दिखती है। आपके कान, नाक, हाथ सब कुछ लंबे हो गए, बड़े हो गए, आपका वजन बढ़ गया, इसे अभिवृद्धि कहते हैं, अंग्रेजी में इसे ग्रोथ कहते हैं। तो अभिवृद्धि का अर्थ इतना है कि बाह्य, आंतरिक की बात नहीं है, सिर्फ बाहर से जो आपका शरीर दिखता है बड़ा होता हुआ धीरे धीरे, उसे अभिवृद्धि कहा जाता है। ठीक है, अच्छा संजय, आप 100 किलो के तो नहीं है। अच्छा, कुछ कुछ 100 किलो के होंगे शायद, पता नहीं, इतने तो नहीं होंगे, 60-70 के आसपास, 60 के आसपास ही होते हैं हमारे लगभग सभी लोग 60 के आसपास हो गए, 50-60 के अंतर्गत ही हो गए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये ग्रोथ तो समझ गए क्या है, इसे अंग्रेजी शब्द से समझेंगे तो थोड़ा आसान होगा, हिंदी का थोड़ा क्लिष्ट शब्द है, समझ नहीं आएगा। तो ग्रोथ क्या है, बाह्य ग्रोथ, जो हमारे बाहर की शरीर से जो ग्रोथ होती है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। उदाहरण के लिए अध्येता या बालक की लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना इत्यादि। अभिवृद्धि का आरंभ जन्म से लेकर किशोरावस्था तक माना जाता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अभिवृद्धि का शुरुआत कब होती है, जन्म, जब आपने जन्म लिया, और एक जीवन पर्यंत नहीं चलती, किशोरावस्था तक ही चलती, क्योंकि आपको पता है एक उम्र के बाद लगभग लड़कों में लगभग 18, किसी में 22, 21-22, या फिर कोई कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनमें थोड़ा सा 24 तक भी चला जाता है, लेकिन लगभग इसी के अंतर्गत जो है आपकी जो हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तो किसी किसी के 21 तक
बंद हो जाती है, 18 तक तो नहीं होती, लेकिन नॉर्मली हम देख लेते हैं क्योंकि इंडिया में थोड़ी हाइट ज़्यादा ही होती है हमारी इंडियन की। तो लगभग आप समझ लीजिए कि 18 से 24, क्योंकि हर एक का थोड़ा सा डीएनए अलग होता है। तो 21 से लगभग 24 मान लीजिए कि इसके अंतर्गत आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, इसके बाद आपकी हाइट बढ़ेगी नहीं। वरना आज पता नहीं 20-20, 30-30 फीट के जो है इंसान होते हैं, क्योंकि वो तो 100 साल जीते हम, लगभग मान लेते हैं 100 साल जीते हम। आजकल के तो लोग नहीं जिएंगे, लेकिन मान लेते हैं 100 साल हम जीते हैं। लेकिन क्या हमारी 100 साल तक हाइट बढ़ती है? नहीं बढ़ती। हमारी लगभग 21 से 24 के अंतर्गत जो हाइट जो है बंद हो जाती है बढ़ना। अच्छा संजय जी, मैगी लड़कियां खाती है फिर भी वजन कम रहता है? अच्छा, मैगी खाकर वजन थोड़ी बढ़ता है, मैगी खाकर वजन कम हो जाता है। अच्छा, 45 kg। लड़के ब्रेड पकौड़ा खाकर वजन बढ़ाते हैं? अच्छा, ब्रेड पकौड़ा खाकर कौन कौन क्या क्या खाता है पता नहीं। तो ये तो आप समझ गए ना, अभिवृद्धि की एक सीमा है, किशोरावस्था तक मानी जाती है। आरंभ से यानी कि जब आप जन्म लेते, यानी कि जब आपका एज 0 होता है, 0 से 21 मान लीजिए, इसके अंतर्गत जो आपकी एक तो हाइट बढ़ती है, लेकिन जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स होते हैं उनकी हाइट इससे पहले ही खत्म हो जाती है। इतने भी 16-17 तक ही सब कुछ बढ़कर जो खत्म हो जाता है किशोरावस्था तक ही। तो जैसे किशोरावस्था हमारे खत्म हो जाती है तो हमारे बाहरी शरीर, जो हमारा बाहर का शरीर दिखता है, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। हाँ, फिर रिंकल्स ये सब आ जाती है, वो अलग बात है, लेकिन जो हमारे हाइट है वो नहीं बढ़ेंगी। या फिर हमारे हाथ या उंगली, इसमें जो हाइट बढ़नी है, हमारे शरीर के अंदर भी जो अवयव होते हैं उनकी भी जो है वृद्धि नहीं होती, जिनका जितना साइज है उतना ही रहता है, वो बढ़ते नहीं है। तो बाहरी अभिवृद्धि अभिवृद्धि जो ग्रोथ है वो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक मानी जाती है। ये आपको याद रखना है, ये परीक्षा में आ सकता है कि अभिवृद्धि कब तक होती है, तो किशोरावस्था तक होती है, इस आपको लिखना होगा। किशोरावस्था तक अभिवृद्धि मानी गई है। फिर विकास, विकास यानी कि डेवलपमेंट। विकास लड़के का नाम नहीं है, यहाँ पर डेवलपमेंट है। किसी का बुग्गा बिग्गी होगा विकास नाम का, तो उस पर ध्यान ना दे सभी लोग, विकास यहाँ पर डेवलपमेंट है। तो विकास, तो ये वही विकास है जो नेता लोग कहते हैं विकास आएगा विकास आएगा, तो ये वही वाला विकास है। तो ये विकास यानी कि डेवलपमेंट किसी भी व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक पक्ष में जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है। कौन सा? शारीरिक, यहाँ पर आपको याद रखना है, शारीरिक, यहाँ पर शारीरिक भी लिखा है और मानसिक भी लिखा है। पक्ष में जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं उसे विकास कहते हैं। क्या कहते हैं हम? विकास। तो विकास में क्या है? अभिवृद्धि वाला जो है बाह्य विकास वो भी है, अभिवृद्धि के अंतर्गत, विकास के अंतर्गत ग्रोथ भी आती है, इसी के अंतर्गत आती है। इसके सारे पॉइंट इसके अंतर्गत भी हम रख सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे, विकास में मानसिक भी आता है, और मानसिक विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, ये किशोरावस्था तक नहीं खत्म होता। मानसिक विकास किशोरावस्था तक नहीं खत्म होता, मानसिक विकास आपका मृत्यु तक चलता है। जब तक आप जीवंत है, जब तक आपका सांस चल रही है, तब तक आप जो है मानसिक विकास आपका होता रहता है। लेकिन शारीरिक विकास एक समय तक चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, विकास होना खत्म हो जाता है शरीर का। तो शारीरिक और मानसिक दोनों पक्ष की जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? विकास के अंतर्गत। विकास मुख्यतः व्यक्ति की परिपक्वता व अधिगम पर निर्भर करता है। तो विकास का ज्यादा, जब विकास शब्द आए तो उसको ज्यादातर आपको इससे रिलेटेड करना है, आपके दिमाग से, बुद्धि से। अगर पेपर 1 में पूछा जाए तो विकास का ज्यादा जोर आपको कहां पर देना है? मानसिक विकास पर। और अभिवृद्धि अगर पूछा जाए तो इसका सिंपल सा मतलब है जो बाह्य शरीर का जो बाहर से दिखने वाला ग्रोथ है वही है, उसको दूसरे किसी चीज के साथ आपको जोड़ना नहीं है। जैसे लंबाई बढ़ना या फिर वजन बढ़ना, इसी के साथ जोड़ना है आपको ग्रोथ को। लेकिन विकास को आप
शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों के साथ जोड़ना होगा, और खास करके मानसिक पक्ष के साथ। तो विकास मुख्यतः व्यक्ति की परिपक्वता व आदिगम पर निर्भर करता है। आदिगम का अर्थ मैंने बताया था, आदिगम का अर्थ होता है लर्न करना, सीखना। विकास का संबंध व्यक्ति के गुणों से होता है। विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति के सभी पक्षों, चाहे वे आंतरिक हो या बाह्य, को शामिल किया जाता है। विकास के अंतर्गत क्या है? आपके आंतरिक परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन क्या है? अंदर कोई बैठा है आपके? नहीं। आंतरिक परिवर्तन यानी कि आपके मन में, आपके विचारों में परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन क्या है? आपकी हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना, वो तो बढ़ता है, वो भी विकास है, बाह्य विकास है। लेकिन आंतरिक विकास क्या है? कि आपकी बुद्धि, आपके कौशल्य, आपके विचार, इसमें प्रगति होना, वो आंतरिक है। और बाह्य क्या है? आपके बाह्य शरीर का बढ़ना, वजन बढ़ना, मैगी खाकर 100 किलो हो जाना, वो बाह्य। और आंतरिक क्या है? आप किताबें पढ़ना, आपका विचारों में परिवर्तन आना, ये सब कुछ आंतरिक परिवर्तन है। इस दोनों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? विकास के अंतर्गत। विकास को क्या कहते हैं हम? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंतर्गत हम इस दोनों चीजों को रखते हैं। विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि व्यक्ति का एक पक्ष सदैव ही दूसरे पक्ष का सहयोग करता है। अब ये बात आपको समझनी है, ये बात पर आपको कंफ्यूजन होगा, तो हम डिटेल में बताएंगे आपको इसको। विकास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि व्यक्ति का एक पक्ष सदैव ही दूसरे पक्ष का सहयोग करता है। यहाँ पर एक पक्ष क्या है? एक पक्ष है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। दूसरा क्या है? बाह्य। ये क्या है? आंतरिक पक्ष। जो हमारे यहाँ पर आंतरिक शब्द, जो आंतरिक है ना, ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है आंतरिक, यहाँ पर नीचे, ये पक्ष एक हो गया। यहाँ पर एक पक्ष आंतरिक और दूसरा क्या है? बाह्य। एक बाह्य और दूसरा आंतरिक। तो ये दोनों सहयोग कैसे करते हैं? तो ये दोनों सहयोग इस प्रकार से करते हैं कि जैसे आपका बाह्य शरीर अगर तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो, मजबूत हो, तो उसका आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपके पढ़ने लिखने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपके मन के विकास के लिए कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप बाहर से अगर कमजोर हो, आप बीमार हो, कोई बीमार आदमी पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। अगर उसे 10 तरह के रोग हो चुके हैं तो वो क्या करेगा? बेड पर ही लेटा रहेगा। तो ये बाह्य जो है हमारा शरीर, उसका संबंध आंतरिक चेतना से भी होता है, आपके मन से भी होता है। अगर आपका बाहरी शरीर बीमार रहता है सदा, तो आपके मन में भी विचार क्या आते हैं? नेगेटिव विचार आते हैं। अगर आप बाहर से अगर चुस्त तंदुरुस्त हो, तो आपके मन के अंतर्गत भी विचार जो है अच्छे आएंगे। तो आंतरिक और बाह्य दोनों का जो है संबंध किस प्रकार है, आप समझ गए? दोनों एक दूसरे के सहयोग करते हैं। अगर आपके मन के अंतर्गत ऊर्जा आती है कि हाँ, मुझे मेरा शरीर अच्छे से रखना है, तो ये प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा बाह्य पर लागू हो जाएगी और आप अच्छे से जीवन शैली को बदल देंगे। आप अच्छा खाना खाना शुरू कर देंगे, आप मैगी खाना बंद कर देंगे, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद कर देंगे, पिज्जा खाना बंद कर देंगे, गोलगप्पे खाना बंद कर देंगे, आप वेजिटेबल्स खाएंगे, आप जो भी ग्रीन्स वेजिटेबल होते हैं, या फिर तला हुआ ना खाना, ऑयली ना खाना, ये सब कुछ आपके अंतर मन में आया कि मैं बाहर से अच्छा लगूं, बाहर से सुंदर हो जाऊं, बाहर से स्ट्रांग हो जाऊं। तो ये आंतरिक प्रेरणा बाह्य को सहायक सहयोग होती है, और बाह्य प्रेरणा जो बाह्य शरीर है उसका जो इम्पैक्ट अंदर होता है, मन पर होता है। अगर बाहर से आप तंदुरुस्त है तो मन के अंदर भी आपके विचार अच्छे आएंगे, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर आपका शरीर अच्छा है तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, तो आप 1 घंटे के बजाय 3 घंटे पढ़ सकते हो, 3 घंटे के बजाय 10 घंटे पढ़ सकते हो। तो अगर आपके अंतर्गत बाहर से आप स्ट्रांग हो, तो ये समझ गए आप कैसे एक पक्ष दूसरे पक्ष का सहयोग करता है। इसमें कोई डाउट है? प्रणाम प्रणाम देवव्रत जी, आपको आज शायद लेट हो गया। प्रणाम तनु जी, सुबी जी, अर्चना जी, और कौन कौन है क्लास में? सारिका जी।
अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट नए आए हैं, उनके लिए भी एक बार मैं बता दूं, अगर कोई ब्रेक होगा क्लास में, अगर मुझे कोई काम होगा, ब्रेक होगा, तो आपको जो है इस प्रकार की पीपीटी दिखाई देगी। एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए, इस प्रकार की पीपीटी जो है आपको दिखाई देगी, जिसका मतलब ये होगा कि आपको वेट करना है। आपको मैक्सिमम 5 मिनट, कम से कम मैं 1 मिनट के अंतर्गत ही आ जाऊंगा। अगर भविष्य में कभी अगली क्लासों में कभी मुझे कुछ काम आ गया 2-3 मिनट का, तो ये आपको स्लाइड दिखेगी सामने। तो इस स्लाइड का इतना ही मतलब है कि क्लास खत्म नहीं हुई, आपको 1-2 मिनट रुकना है। ठीक है, जो अभी नए स्टूडेंट आए उनको लिए बता दिया। ठीक है, तो ये स्लाइड ऐसे बंद हो जाएगी और फिर से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। तो इसके बीच में जो है आपको कहीं जाना नहीं। ऐसे अगर स्लाइड अगर बीच में आ जाए तो इसका मतलब है थोड़ा ब्रेक है, मुझे थोड़ा कुछ काम आ गया होगा। तो ये आपको याद रखना है आने वाली क्लासों में। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको मैंने डेमो दिखाया कि अगर कभी 1-2 मिनट का कोई काम होगा मुझे, तो ये स्लाइड आ जाएगी जिससे आपको वेट करना होगा 1-2 मिनट, जिससे मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये सिर्फ आप आज नहीं जाने वाला, सिर्फ आपको भविष्य के लिए बता रहा हूँ, अगर कभी 2-3 मिनट का काम हो जाए तो ये आपने पढ़ लिया कि विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि व्यक्ति का एक पक्ष सदैव दूसरे पक्ष का सहयोग करता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास रुकता नहीं है, क्योंकि ये ग्रोथ नहीं है, ये डेवलपमेंट है। हमने ग्रोथ को पढ़ा, ग्रोथ क्या है? रुक जाती है। लेकिन विकास क्या है? चलता रहता है। यहाँ पर फिर से मैं दिखाता हूँ। ग्रोथ, अभिवृद्धि क्या है? कब खत्म हो जाती है? प्रारंभ, यानी कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की ग्रोथ होती है, अभिवृद्धि होती है। लेकिन विकास क्या है? निरंतर चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहेगा विकास, जो व्यक्ति के गर्भावस्था से ही मृत्यु पर्यंत चलता है। गर्भावस्था से कैसे? अभी जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा महाभारत का। महाभारत का एक आपको याद है कि अर्जुन का बेटा, कहा जाता है कि अर्जुन के बेटे ने जो है अपनी गर्भावस्था में चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। अंदर जाना सीख लिया था, बाहर आना सीख नहीं लिया था, क्योंकि वो उतना ही उन्होंने सुना। तो ये तो मिथ की एक कथा है, लेकिन हमारे साइंस भी ये मानता है, जब हम गर्भावस्था में जब बच्चा पेट में होता है तो बाहर की आवाज उसे सुनाई देती है, और बाहर की आवाज से वो रिएक्ट भी करता है थोड़ा बहुत, क्योंकि सारी समझ तो नहीं होती, लेकिन उसे सुनाई तो देता है। हम जो बाहर किसी गर्भवती महिला के सामने आप कुछ बोलते हो तो वो उसके बच्चे को सुनाई देता है। ये बात अलग है कि वो सुनता नहीं है, मतलब समझता नहीं है उस भाषा को, लेकिन उसे सुनाई तो देता है। उसे थोड़ा बहुत वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है, उसे थोड़ी बातें समझने शुरू हो जाते हैं। तो विकास जो है वो तो मानसिक हो गया, लेकिन एक शारीरिक भी होता है कि दूसरा। एक मानसिक की बात तो मैंने कही थी, दूसरी शारीरिक बात क्या है कि आपके गर्भावस्था में ही, जैसे आपको पता है कि जब गर्भावस्था में गर्भधारण होता है तो पहले तो एक अंडाकृति एक ही होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो उसमें शरीर तैयार होना शुरू हो जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा। जैसे शरीर हो जाता है, उसके हाथ, ये सब कुछ आने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही डरावनी ड्राइंग मैंने बना ली है, लेकिन समझिए ऐसे पेट में जो है किसी बच्चे का विकास होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे किस प्रकार से विकास होता है, मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूँ। तो मैं आपको एक दो फोटोज जो है दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये वाली एक फोटो।
एक मिनट, अभी फोटो आपको इधर ही दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि ये फोटो है, इस प्रकार से जो ग्रोथ होती है हमारी, तो जो आपको दिख रही है ये फर्स्ट मंथ की है। एक महीना जब गर्भ धारण होने के बाद एक महीने में इस प्रकार से जो बच्चे का विकास होता है, फिर दूसरे महीने में इस प्रकार से होता है, तीसरे महीने में इस प्रकार से, जो देखिए इसका जो सिर हो ये आकार लेना शुरू हो गया है। फिर ये चौथे महीने में, फिर पांचवें, छठे और सातवें, आठवें और 9वें महीने में, और जो पूरा इसका विकास हो गया। पहले देखिए इसका आकार कितना छोटा था, फर्स्ट मंथ में साइज जो है छोटा है, शरीर पूरा बना हुआ नहीं है, ठीक से हाथ पैर ठीक से बने हुए नहीं है। लेकिन जब 9 महीने हो जाते हैं तो ये पूरा शरीर बन जाता है उसका। तो इस प्रकार से जो है गर्भावस्था से ही विकास होना शुरू हो जाता है। तो इस विकास की बात जो है हो रही है, शारीरिक विकास। इस प्रकार से शारीरिक विकास जो है गर्भावस्था से ही होता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि विकास के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक दोनों विकास को हम रख सकते हैं, लेकिन ग्रोथ के अंतर्गत सिर्फ बाह्य विकास होता है। तो आपको समझना है। वृद्धि और विकास का अंतर आपने सभी ने समझ लिया। अगर किसी ने समझा नहीं हो तो वो एक बार कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट कीजिए जल्दी। प्रॉब्लम है या नहीं, जल्दी यस नो कुछ तो टाइप कीजिए जल्दी, जिससे हम आगे बढ़ सके। यस नो कुछ तो एक टाइप कर दीजिए आप। वृद्धि और विकास में आपको कोई प्रॉब्लम है? दोनों का अंतर आपने समझ लिया है? विधि को मापने का तरीका, हाँ यहाँ पर पिछली स्लाइड पर है, वहां पर साथ ही माप सकते हैं, तोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है माप और तोलने का, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। एक मिनट, एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूँ सभी को, इसे क्लियर करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो अभिवृद्धि है, ग्रोथ है, उसमें जो माप शब्द आया है, इसका अर्थ ये होता है कि हम अभिवृद्धि में क्या मापते हैं, एक तो लंबाई और दूसरा वजन। तो वजन यहाँ पर वजन कैसे मापेंगे कि वजन मापने की एक मशीन आती है, जो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ऐसी एक टेबल जैसी ऐसी होती है जिस पर आप खड़े हो जाते हो, और उसमें एक इस पर संख्या आ जाती है कि आप कितने किलो को हो, कितना केजी आपका हो गया है। तो ये वजन मापने का। और फिर हाइट मापने के लिए हम फीट का यूज करते हैं, कितना फीट का है, कितना फीट और सेंटीमीटर जो पट्टी होती है, या फिर आपने देखा होगा दीवार पर ऐसा लिखा हुआ होता है यहाँ पर 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट। तो उससे हम जो हाइट मापते हैं। तो ये जो साथ ही माप सकने या तोल सकने की, तोलना के यहाँ पर क्या है कि उसका वजन तोलना, और मापना क्या है उसकी हाइट मापना। हाइट को मापा जाता है, वजन को तोला जाता है, उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। तो इसमें कोई डाउट है? जैसे वजन मापने के लिए वजन मापने की मशीन आती है, हाइट हाइट को जांचने के लिए हमारे पास पट्टियां आती है, स्केल, जिससे हम हाइट मापते हैं कितने हाइट का है। आप अपने जो स्टेशनरी वाली जो रूलर पट्टी होती है उससे भी आप जो अपनी हाइट माप सकते हो। तो उसमें सेंटीमीटर में आता है, उसे आपको फीट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है मापने की? मापने का अर्थ क्या है यहाँ पर, यानी कि हम वजन का जो हम वजन को तोलते हैं और हाइट को मापते हैं, कितनी हाइट है, मापना तोलना। इसके लिए मशीन आती है अलग से। तो वही है वजन, लंबाई और वजन को मापना। बाह्य बाह्य क्या है, बाह्य शरीर क्या है? हमारे जो बाहर से आंखों को दिखता है कि कितना मोटा हो गया है, कितना पतला हो गया है, कितना ऊंचा है, या फिर कितना बोना है, ऐसे कहते हैं ना ये। तो ये सब भी बातें अभिवृद्धि के अंतर्गत, ग्रोथ के अंतर्गत आती है। बाह्य ग्रोथ, बाह्य विकास, तो इसके अंतर्गत वही आता है, लंबाई और वजन जैसी चीजों को मापा जाता है। तो इसमें कोई डाउट है अभी?
सिंह जी, आपने प्रश्न पूछा था, कोई डाउट है अभी? वृद्धि नहीं है यहाँ पर, वृद्धि यानी कि अभिवृद्धि। वृद्धि यानी कि वही अभिवृद्धि, यहाँ पर हम अभिवृद्धि पढ़ रहे हैं, यानी कि ग्रोथ। बाह्य ग्रोथ हम कैसे मापते हैं? वृद्धि के सिद्धांत अलग है हमारे। वृद्धि, हम वृद्धि शब्द यहाँ पर अभिवृद्धि का शब्द प्रयोग कर रहे हैं। वृद्धि और विकास दोनों के सिद्धांत अलग है। वृद्धि क्या है? जिसमें हम बाह्य चीजें मापते हैं। इसके सिद्धांत क्या है? बेसिक यही सिद्धांत है कि हम बाह्य शरीर, वजन या फिर ऊंचाई मापना, ये बाह्य अभिवृद्धि में आएगा। आंतरिक विकास के अंतर्गत क्या आएगा उसमें? बाह्य अभिवृद्धि और आंतरिक, यानी कि मन के अंतर्गत का विकास और बाह्य शरीर का विकास। शरीर और मन का विकास जिसके अंतर्गत आता है उसे विकास कहते हैं। और अभिवृद्धि उसे कहते हैं जो बाह्य विकास, यानी कि शरीर का विकास, जिसमें लंबाई आती है और वजन बढ़ना आता है। इतना ही आपको याद रखना है। इससे इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अभिवृद्धि का इतना ही मतलब है कि बाह्य, आप जैसे बाहर से दिखते हो, कितना आप लंबे हो गए, कितना आपका वजन बढ़ गया, इसको मापने की इकाई क्या है? कि वजन मापने के लिए वजन मापने की मशीन आती है। हाइट मापने के लिए हम फीट में मापते हैं, कितना फीट का है, 6 फुट का है या फिर 5 फीट का है। तो ये यही इकाई है इसकी मापने की, उसे अभिवृद्धि कहते हैं, जो बाहर से मापा जा सकता है, वजन और लंबाई। और विकास के अंतर्गत क्या है? शारीरिक विकास और मानसिक विकास। शारीरिक विकास में वही बात आएंगी जो अभिवृद्धि के अंतर्गत है, लेकिन उसके अंतर्गत विकास में एक मानसिक भी आएगा, आपके मन का विकास। जैसे आप जन्म से लेकर, यानी कि गर्भावस्था से लेकर ही, जैसे आप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हो। गर्भावस्था में आपका, जैसे मैंने आपको फोटो दिखाया था, उसमें पहले महीने से 9वें महीने तक आपका शारीरिक विकास होता है। फिर बाहर आते हो आप, और फिर आपका मानसिक विकास भी होना शुरू हो जाता है। तो दोनों विकासों का अगर हम मिक्स कर देते तो उसे विकास के अंतर्गत रखा जाता है। और अभिवृद्धि के अंतर्गत सिर्फ बाह्य विकास को रखा जाता है। इतना सिंपल है, इसमें ज्यादा ध्यान देने जैसी बात है ही नहीं। ज्यादा ध्यान देकर ज्यादा इसमें हम अगर अपना ध्यान देंगे तो जो बेसिक है वो क्लिष्ट हो जाएगा। अभी तो कोई डाउट नहीं है ना? ज्यादा एक क्या है, ज्यादा हम क्या करते हैं कि ज्यादा फोकस कर देते हैं, ज्यादा अंतर्गत जाना है। पेपर 1 में ज्यादा डीप में जाना ही नहीं होता, आपको ऊपर से पढ़ना है। ज्यादा अगर अंदर चले गए तो आपका बेसिक क्या है वो भी आप भूल जाओगे। बेसिक इतना ही, अभिवृद्धि अगर आ जाए प्रश्न, आपको इतना ही कहना है, जो बाहर का है वो अभिवृद्धि में, और विकास के अंदर बाहर का और अंदर का, शरीर और मन, इतना ही है। शारीरिक और मानसिक विकास में आएगा, और बाह्य विकास किस में आएगा? अभिवृद्धि में आएगा। बस खत्म, इतना ही है। इतना बड़ा ये लिखना, दो दो पीपीटी भी कुछ काम की नहीं है। इतने दो ही लाइंस में इसका अभिवृद्धि और विकास 2 लाइन में है। अभिवृद्धि यानी कि बाहर का विकास, विकास यानी कि शारीरिक और मन का विकास, मानसिक विकास। बस खत्म, कुछ है ही नहीं। इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे आप चीजें तो पेपर आपका निकलेगा भी नहीं। इतना ही समझना है, ज्यादा समझना ही नहीं है हमें, क्योंकि इस पर इतना ही प्रश्न आएगा। इससे ज्यादा डीप में कुछ आएगा भी नहीं, और इससे ज्यादा डीप में पूछेगा भी नहीं, और वैसे ही है भी नहीं उतना डीप। इतना ही इसका अर्थ। तो आपने ये विकास पढ़ लिया। विकास क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलती है। विकास गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलती है। हर लोक का एक व्याख्या है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यहाँ पर जो विकास की बात कर रहे हैं हर लोग, ये मन के विकास की बात कर रहे हैं, मानसिक विकास की बात कर रहे हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो जैसे जैसे आपका विकास होता है, मानसिक विकास, इसमें जैसे आपने जन्म लिया उस समय आपके पास वो, और आज जब आप 24-25 जितने भी एज के होंगे आप, या फिर इससे भी ज्यादा, तो इस एज तक आने तक आपके अंतर्गत विकास तो हुआ होगा। क्या आप बच्चों जैसे व्यवहार तो नहीं करते ना? जो छोटा सा बच्चा होता है जो रोता रहता है, मम्मी मम्मी कहता है, तो ऐसे तो आप अभी नहीं करते ना। मम्मी भूख लगी है, या फिर छोटा सा डायपर पहन के तो घूमते नहीं हो बाहर।
तो आपके अंतर्गत नई योग्यता, नई विशेषताएं, बुद्धि में कुछ बदलाव आए हैं नहीं। तो यही व्याख्या में कह रहे हैं कि विकास के अंतर्गत जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे वैसे वैसे हमारे दिमाग का विकास होता रहता है। हम समाज को समझना शुरू करते हैं, दोस्तों को, भाइयों को, परिवार को, कब कहाँ क्या बोलना है, ये सभी, और फिर जीवन कैसे जीना है, ये सारी बातें, हजारों बातें कह सकता हूँ उस पर, 1-2 घंटे तक लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन ये किसी काम का नहीं है ये बातें फिर से बताना। सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में जितना बताना है, जितना आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी, उतना बताना अच्छा है। तो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। क्योंकि जैसे जन्म से लेकर आप आज तक जितना आपकी उम्र हो गई, 24, 25, 26, तो इसमें आपके जो है बदलाव तो आए होंगे आपके मन में, शरीर में। तो वही बात कर रहे हर लोग। विकास का पक्ष, विकास का पक्ष क्या है? शिक्षा की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के विकास में निम्नलिखित 5 पक्षों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि अध्येता की विकास प्रक्रिया में प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्षों की सहायता करता है। तो विकास के ये जो 5 पक्ष है, कितने हैं? 5 है, कुल 5, और ये पक्ष एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। तो विकास में कितने पक्ष है? एक तो शारीरिक पक्ष है। शारीरिक पक्ष को हमने इतना डिटेल में बताया, हमने फोटो लगाकर भी दिखाया। जैसे गर्भावस्था से ही हमारा शारीरिक विकास शुरू हो जाता है, पहले महीना, फिर 90 महीने, फिर जन्म लेने के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, लगभग 25-24 साल या फिर 21 साल तक आपकी हाइट बढ़ती है। तो ये सारा विकास जो है शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा क्या है? मानसिक विकास। जैसे आप जन्म लेते हैं तब आपको कोई भाषा नहीं आती, आपकी मातृभाषा भी, आपने जब जन्म लिया तब थोड़ी आप संस्कृत बोलते थे, नहीं ना? तब थोड़ी आप हिंदी के गाने सुनते थे या फिर कविता लिखते थे, नहीं नहीं लिखते थे ना? या फिर कोई है यहाँ पर जो पैदा होते ही कविता लिखने लगा, या फिर सलमान खान की पिक्चर देखने लगा, या फिर चल छैया छैया वाला गाना सुनकर डांस करता था? ऐसा तो नहीं है ना। तो मानसिक विकास, आप जैसे जन्म लेते हो उसके साथ, या फिर गर्भावस्था से ही धीरे धीरे जो आपका विकास होता है, आप भाषा सीखते हो। पहले आप, सबसे पहले आप मातृभाषा सीखते हो। मातृभाषा सीखने के बाद उसके मातृभाषा के अंतर्गत जो भी ग्रंथ आते हैं उसको पढ़ते हो। फिर आप दूसरी भाषा देख, जो देश की भाषा है हिंदी, वो पढ़ते हो। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी, उसे भी ग्रहण करते हो। धीरे धीरे आपका विकास होता है, आप 2-3 भाषाओं का ज्ञान लेते हो। फिर आपके चरित्र निर्माण होता है, आपका मन में जो है आप एक चेतना निर्माण होती है, आप चिंतन करना शुरू करते हो। जैसे हमने विगत कुछ क्लासों में पढ़ा, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर, ऐसा आपका स्तर धीरे धीरे जो बढ़ता जाता है। ये है मानसिक विकास। शारीरिक विकास जो बाहर से दिखता है, आपका वजन बढ़ना, हाइट बढ़ना, यही है। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इस चीजों को आपको। शारीरिक विकास, आपका वजन बढ़ना और आपकी हाइट बढ़ना। मानसिक विकास क्या है? जैसे आप जन्म लेते हो तब आपके पास कोई भाषा नहीं होती, कुछ नहीं होता, धीरे धीरे आप भाषा सीखते हो, सब कुछ सीखते हो। आप पहले स्मृति स्तर आपका डेवलप होता है, फिर अवबोध स्तर होता है, फिर चिंतन स्तर आपका विकसित होता है। ये सब मानसिक में आएगा। फिर सामाजिक विकास क्या है? तीसरा, सामाजिक विकास, समाज में रहना, क्योंकि मानव एक समाजशील प्राणी है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिया था? कोई है यहाँ पर? सोशियोलॉजी सब्जेक्ट किसने लिया था? कोई बताएगा? आपके आपके सब्जेक्ट बताइए, आपके ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट क्या थे? थोड़ी कमेंट कीजिए, मैं देखूं आपका बैकग्राउंड क्या है सभी का। ग्रेजुएशन में किसी का समाजशास्त्र था? सोशियोलॉजी? रेखा जी का नहीं था? सिंह जी, हाइट तो बढ़ती, हाइट का एक एक बात मैं आपको हाइट के बारे में बताता हूँ। हाइट का जो संबंध होता है वो हमारे डीएनए से होता है। जैसे देखिए डीएनए, जो विज्ञान से है उनको तो पता ही होगा, आपको भी पता है। डीएनए तो सभी पता है ना, डीएनए क्या होता है? ये जो डीएनए होता है, जो हमें माता पिता की तरफ से मिलता है, डीएनए, जिसका एक चित्र ऐसा बनता है, साइंस के स्टूडेंट देखे होंगे, ऐसा गोल गोल, ऐसा ऐसा, अभी मुझे आ नहीं रहा आकृति। तो इस प्रकार से कुछ डीएनए का सिंबल बनता है। तो सिंह जी, जो आपके माता पिता की हाइट है, उस हाइट के अनुसार ही आपको हाइट मिलेगी। अगर आपके माता पिता अगर
उनकी हाइट अगर लंबी होगी तो आपकी भी हाइट ऑटोमेटिकली लंबी हो जाएगी। जैसे मेरे माता पिता की और मेरे नाना नानी सभी की हाइट जो अच्छी थी, बड़ी थी, इसलिए मेरी हाइट बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि ये मुझे डीएनए में मिला है। तो अभी किसी की हाइट कम होती है, उनकी पेरेंट्स की, इसी कारण से उनकी भी हाइट जो कम हो जाती है। लेकिन विकास तो होता ही है सिंह जी। आप जितनी जब आपका जन्म हुआ था उतनी तो हाइट नहीं है ना आपकी। जब जन्म हुआ था तो आप छोटे से थे ना, आपकी मम्मी की गोद में आ सकने वाले इतने छोटे थे। लेकिन उससे तो विकास हो ही गया ना आपका। तो वो वाला विकास है। तो सभी की हाइट अलग अलग प्रकार से बढ़ती घटती है, क्योंकि उसमें डीएनए का जो है महत्वपूर्ण रोल होता है। किस प्रकार का डीएनए, और गर्भ में, जब गर्भ में बच्चा होता है तो तब किस प्रकार से उसे पाला गया है, वो भी जो है इम्पोर्टेंट होता है विकास के लिए। तो ठीक है, मैंने प्रश्न पूछा था किसी का समाजशास्त्र है। मेरी थी हिंदी, संस्कृत और समाजशास्त्र। अर्चना जी का था समाजशास्त्र। और किसी का था? मेरा हिंदी, संस्कृत, सोशियोलॉजी था। अच्छा, सारिका जी का भी था। अच्छा, आपकी मम्मी का डीएनए आप में आ गया है, इसलिए आपकी हाइट थोड़ी कम है। कि अभी हाइट का डीएनए किसका मैच हो गया वो होता है। हिंदी, जियोग्राफी। जियोग्राफी मेरा भी था, हिंदी, जियोग्राफी और सोशियोलॉजी, 3 सब्जेक्ट थे मेरे। होम साइंस, होम साइंस अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा, हिस्ट्री, हिंदी और जियोग्राफी रेखा जी का। मेरा भी सोशियोलॉजी, हिंदी और जियोग्राफी था ग्रेजुएशन में। तो समाजशास्त्र का पहला वाक्य ये होता है कि मानव एक समाजशील प्राणी है। मानव क्या है? समाजशील प्राणी है। वो समाज के बिना नहीं रह सकता। और जैसे हमने कक्षा में भी देखा कि कक्षा किसके अंतर्गत आती है? स्कूल के अंतर्गत। और स्कूल किस में आता है? समाज के अंतर्गत। तो हम कितना भी पढ़े, कुछ भी पढ़े, अंत में हमें समाज में ही आना है। और समाज का संबंध सभी से है। चाहे आप साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स हो, कुछ सबका, क्योंकि इंसान समाजशील प्राणी है, तो इसलिए समाज तो आएगा ही आएगा। तो सामाजिक विकास क्या है यहाँ पर? तो जैसे हमारा जन्म होता है, जब हम एक महीने के होते हैं या फिर 2 महीने के होते हैं, जब हमारी मम्मी हमको डायपर पहनाती है ना, तो उस समय क्या है, हम जब छोटे होते हैं तो कहीं पर भी हम सुसु कर देते हैं, है ना। कहीं पर भी सुसु कर देते हैं, नंबर 1 नंबर 2 जो भी है। जैसे हम कोर्स में पढ़ते हैं तो वो हम कहीं पर भी कर देते हैं, क्योंकि हम तब हमें कुछ इसकी नॉलेज नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े बड़े होते हो तो आपका सामाजिक विकास होता है। आपको पता चलता है कि आपको कपड़े पहनने चाहिए। आपको ये जो बातें हैं, ये जो नंबर 1 नंबर 2 है, वो एक विशिष्ट जगह पर जाकर आपको करना है। आपको बाहर जाते हुए कैसे कपड़े पहनने हैं, आपको माता पिता के साथ कैसा व्यवहार रखना है, आपको बड़ों के साथ आप करके बात करनी है। ये जो तहजीब है, ये क्या है? ये सामाजिक विकास है। आपको बड़े भाई से कैसे व्यवहार करना है, छोटे भाई से कैसे व्यवहार करना है, आपके शिक्षक के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। तो सामाजिक विकास हम जन्मजात नहीं लेते। अब जब हमारा जन्म होता है तब हमें नहीं पता होता। हम जन्म लेते, कोट बूट टाई लगाकर हम ऑफिस चले नहीं जाते, है ना। तब आप पैदा तो सब नंगे ही होते हैं। तो उसके बाद हमारे ऊपर आवरण चढ़ते हैं कपड़ों के। ये आवरण चढ़ते हैं कि समाज के, कि हमारे समाज में हमें ऐसे बात करनी है, बड़ों को आदर देना है। ये जो आवरण है ये धीरे धीरे चढ़ते हैं। वो ये सारे आवरण को हम क्या कहते हैं? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना इसमें? सामाजिक विकास में कोई डाउट तो नहीं है? अल्फत जमाल जी, ये फर्स्ट यूनिट है हमारे, यूनिट 1, पेपर 1 की। ये देखिए, पेपर 1 की यूनिट 1 है, शिक्षण अभिवृद्धि अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड से अंग्रेजी में कहा जाता है। हमारी फर्स्ट पेपर में जो ये फर्स्ट पेपर है, NTUGC नेट पेपर 1, और हम फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट पेपर का ये पहला चैप्टर है। टोटल हमारे सिलेबस में 10 चैप्टर होते हैं, तो इसमें से ये पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आज। तो आप समझ गए सामाजिक विकास। वो संवेगात्मक विकास क्या है? इमोशनल, हमारे जो इमोशनल विकास होता है। तो इमोशनल विकास कैसे है कि जन्म से ही हमारे पास सारे इमोशन नहीं होते। जो बेसिक इमोशन होते हैं, जैसे रोना और हंसना, ये जो बेसिक है, इतने इमोशन होते हैं। लेकिन एक बच्चे के अंतर्गत आप देखेंगे, जो 1 साल का बच्चा है या फिर 1 महीने का बच्चा है, उसमें घृणा नहीं होगी,
घृणा वाला संवेग नहीं होगा उसमें, किसी जेलसी वाला, किसी की तरफ देखकर वितृष्णा होना, जेलस होना, या फिर विवत्सा वाला जो संवेग है ये नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे ये डेवलप हो जाता है कि दूसरों से जलना होना, या फिर ये करुण करुण रस जो होते, करुण भाव होना, ये सारे आते हैं ना, ये सारे संवेग जो है उसका विकास होता है। खास करके बेसिक जो रोना वाला जो होता है ना, कि दुख लगने, चोट लगने पर बच्चा रो लेता है जन्म लेते ही। एक दो जो बेसिक है, हंसना और रोने वाली जो संवेग है वो बचपन से ही होते, जन्म जाति ही होते। लेकिन उसके बाद वाले जो है, किसी से ईर्ष्या रखना, घृणा रखना, ये वाले संवेग जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो फिर चारित्रिक विकास, ये तो आपको पता है चारित्रिक विकास क्या होता है। बचपन में जब हमारा जन्म होता है तो हमारे पास कोई चरित्र नहीं होता और कोई आत्मसम्मान भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता हमारे पास। लेकिन धीरे धीरे हमारा चरित्र निर्माण होता है। चरित्र निर्माण करने के लिए जैसे कोई आदर्श व्यक्ति होते हैं आपके जीवन में, जिनका आप आदर्श लेते हो, उनके जीवन चरित्र पढ़ते हो, उससे आपको प्रेरणा मिलते है, उससे आपका जीवन जो है सफल होता है और जिससे आपका चरित्र निर्माण होता है। जैसे आपके गुरु आपको मिलते हैं, जैसे आपको मित्र मिलते हैं, परिवार मिलता है, माता पिता मिलते हैं, उसी से जो है आपका चरित्र निर्माण होता रहता है। जिस प्रकार से वो आपको पढ़ाएंगे, समाज जिस प्रकार से आपको पढ़ाएगा, उस प्रकार से आपका चरित्र जो विकसित होगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर साहित्यिक वातावरण है, तो आपके अंतर्गत एक प्रगतिशील विचार रहेंगे। आप प्रगतिशील यानी कि समाज सोच से ऊपर उठेंगे, धर्म जाति इस सभी से ऊपर उठकर आपका चरित्र निर्माण ऐसा होगा कि आप सभी को समान मानेंगे। और वहीं अगर आपका इस ऐसी जगह पर जन्म हुआ है जहाँ पर कट्टरता है, या फिर जहाँ पर शिक्षा नहीं है, अशिक्षित लोग हैं, और जहाँ पर हर दिन झगड़े होते रहते हैं घर में माता पिता के, तो वहां पर आपका चरित्र कैसा निर्माण होगा? वहां पर आपका चरित्र जो नेगेटिव चरित्र निर्माण होगा। आप किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखोगे, फिर चोरी चकारी करना सीख भी सकते हो आप। तो ऐसे चरित्र, नेगेटिव चरित्र भी निर्माण हो सकता है, पॉजिटिव चरित्र भी निर्माण हो सकता है। उस पर जो है समाज का भी प्रभाव होता है व्यक्ति पर चरित्र निर्माण में, उसके आदर्श का, उसके माता पिता का, उसके मित्रों का, उसके शिक्षक का, इन सभी का जो है चारित्रिक विकास में जो है सहयोग होता है। तो विकास के ये जो 5 पक्ष हैं ये आपने समझ लिए: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और चारित्रिक विकास। ठीक है, एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ सभी का। आज कौन कौन है? दुग्गू जी है, रेखा जी है, सिंह जी है, अर्चना जी है, स्नेहा जी है, सारिका जी, आकांक्षा जी, स्नेहा जी। ठीक है, सभी लोग एक बार आज की क्लास को जो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अभी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं डाउट के लिए रुका हुआ हूँ, अगर कोई डाउट हो तो। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए जमाल जी, आप रिकॉर्डेड जो, क्योंकि यूट्यूब पर ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होती है, 2x स्पीड में आप देख लीजिए, आधे घंटे में क्लास खत्म हो जाएगी। नेहा जी आप भी जो है रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे। इससे विगत हमारे इससे पहले 5 और क्लास हो चुकी है, जिन्होंने नहीं देखी तो वो 5 क्लास, कल भी एक क्लास हुई थी, कल स्टूडेंट नहीं थे तो कल की क्लास भी देखिए। उसके सारे लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में इधर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और चैनल पर भी आप अगर लाइव में जाएंगे ना, लाइव सेक्शन में, तो वहां पर भी आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे, फर्स्ट पेपर के और सेकंड पेपर के। और आज जितना भी हमने पढ़ाया है उसमें कोई डाउट तो नहीं है। विकास के हमने 5 प्रकार पढ़े हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और चारित्रिक। संवेगात्मक यानी कि इमोशनल, इसमें हमने बताया। इसमें अगर डाउट हो तो आपको, जैसे घृणा होना, क्रोध होना, ये सारे विकास, संवेगात्मक विकास जो है बचपन में नहीं होते। एक छोटे बच्चे में घृणा नहीं होती, उसमें क्रोध नहीं होता, लेकिन उसका विकास धीरे धीरे बढ़ता है। तो नेगेटिव वाले जो भी संवेग है उनका विकास धीरे धीरे बढ़ता है, अलग अलग प्रकार के। लेकिन रोना और हंसना ये जो बेसिक है, ये तो हमारे जन्मजाति होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो बाकी संवेग है उनका निर्माण हमारे जीवन में धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते वैसे वैसे विकास होता है। शरीर का विकास जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है। मानसिक का जैसे जैसे हम भाषा सीखते हैं, अलग अलग भाषा सीखते हैं, वो मानसिक विकास में आता है।
बौद्धिक विकास में आता है, जो बुद्धि हमारी तेज हो जाती है धीरे धीरे, तो वो मानसिक विकास में वही आता है। सामाजिक विकास मैंने आपको बताया कि समाज में कैसे रहना है, कैसे बैठना है, बड़ों का आदर करना है या फिर बड़ों के पैर छूना, ये सब सामाजिक विकास में आता है। शिक्षक का आदर करना, शिक्षक से कैसे बात करनी, माता पिता से कैसे बात करनी, तो ये सारी बातें सामाजिक विकास में। चरित्र निर्माण, चरित्र विकास में क्या आएगा? चरित्र, आपका चरित्र निर्माण करने में आपके भाई बंधु, आपके परिवार, आपके शिक्षक, इन सब जिम्मेदार होते हैं। और जिस प्रकार से आप किसी व्यक्ति को आदर्श मानते हो या जिस किताब का आप पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है, इससे आपका चरित्र निर्माण होता है। किसी व्यक्ति का आप पर प्रभाव पड़ा हो तो उससे आपका चरित्र विकास होता है धीरे धीरे, क्योंकि जन्म से ही आपके पास कोई चरित्र नहीं होता। तो ये हमने पढ़ा। हमने विकास और अभिवृद्धि के अंतर समझा। अभिवृद्धि वो होती है जिसमें बाह्य विकास, यहाँ पर इतना ही है। विकास कौन सा? बाह्य विकास ही अभिवृद्धि में आता है। और विकास के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास आते हैं। और हमने स्थायी भाव और संवेग पढ़ा इससे पहले। और हमने पढ़ा कि स्थायी भाव में महापुरुषों के देश प्रेम का स्थायी भाव में एक शिक्षक को उत्पन्न करना चाहिए, जिससे अनुशासन, आचार विचार और व्यवहार में संतुलन आता है। यह हमने पढ़ा। स्थायी भाव के महत्व पढ़े हमने। विगत क्लास में हमने स्थायी भाव के प्रकार पढ़े थे: मूर्त, अमूर्त, नैतिक स्थायी भाव, साधारण स्थायी भाव और जटिल स्थायी भाव। और इससे पहले हमने संवेग पढ़ा था। तो ये सभी जो हमने पढ़ा है, इसमें कोई डाउट हो तो आप बताइए। एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, किसी का डाउट है? सारिका जी को कोई डाउट नहीं है? तो ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है? मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर, किसी को डाउट हो तो पूछिए। रेखा जी को किसी को डाउट नहीं है? तो सभी लोग जो है एक बार क्लास को लाइक कर दो। अभी स्टूडेंट आ चुके हैं, अभी देखिए 15 स्टूडेंट आ गए हैं। थोड़ा सा लेट हो गया आज। जो भी स्टूडेंट लेट आए हैं वो अभी क्लास खत्म होते ही रिकॉर्डिंग क्लास लाइव हो जाती है। यूट्यूब पर 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 सेकंड के अंतर्गत सारी क्लास रिकॉर्डेड आ जाती है। तो आपको जैसे ये क्लास खत्म हो जाए वैसे आपको रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। तो आपको देखना है 2x स्पीड में देख लीजिए, 30 मिनट में पूरी हो जाएगी पूरी क्लास। तो आपको देखना है। सभी लोग एक बार लाइक और कमेंट कीजिए। विगत 2-3 क्लासेस में देखिए व्यूज कम आ रहे हैं और लाइक और कमेंट भी बहुत कम आ रहे हैं। तो आपको कमेंट और लाइक करना चाहिए, ठीक है? तो अभी आज हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार।